नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो मित्रों, हमने यहाँ पर आज एक सीरीज शुरू की है। आज नहीं, मतलब आज एक लेक्चर आया है उसी सीरीज में। जो सीरीज हम चला रहे हैं वो सीरीज है दोस्तों कंप्लीट जीके जीएस की सीरीज। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको इंडियन जीके जीएस के बारे में सब कुछ बताया जाने वाला है। इंडिया की इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, उसके बाद साइंस एंड टेक और जनरल साइंस, सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। डेली एक लेक्चर आएगा और आप यदि इसको फॉलो करते रहे तो अगले 6 महीने के अंदर आप देखोगे कि आपका जीके जीएस नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मुद्रास्फीति और व्यापार चक्र को। किसको? मुद्रास्फीति और व्यापार चक्र के बारे में। ठीक है, लेकिन ये पार्ट पहला है क्योंकि कई सारे इसके 2-3 पार्ट बनेंगे, लगभग 2 या 3 पार्ट तो लगभग मिनिमम बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि टॉपिक भी थोड़ा बड़ा है। और इस टॉपिक में आपको पता लगने वाला है कि आपकी जो महंगाई होती है वो क्यों बढ़ती है। हर बार ऐसा नहीं होता। महंगाई क्यों बढ़ती है? हर बार ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्शन कम हो जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आपको पता लगेगा कि महंगाई क्यों बढ़ी, क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, मुद्रास्फीति कैसे बढ़ी। ठीक है, आपको पता लगेगा कि गवर्नमेंट जो है वो सारी चीज़ों को फ्री क्यों नहीं दे देती, पैसे क्यों रखती है। ठीक है, गवर्नमेंट चाहे तो पैसे बहुत कम कर सकती है लेकिन नहीं करती। गवर्नमेंट चाहे तो सबका लोन माफ़ कर सकती है, लेकिन नहीं करती। ऐसा क्यों होता है? वो सारी चीज़ें इसके अंदर पता लग जाएगी। ठीक है, और जो आपको फ्री की टॉफियां बांटी जा रही हैं वो कैसे आप लोगों के लिए अभिशाप होगी, वो चीज़ भी आपको पता लगने वाली है इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी देरी के हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिससे आपको भी फायदा हो। बार बार की बातों का क्या, फालतू की बातें करते रहो। ठीक है, कसमें वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या, तो बातें छोड़ते हैं और आते हैं काम पर। ठीक है, चलो दोस्तों, तो मेरे मित्रों हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मुद्रास्फीति की। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस लेक्चर के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मुद्रास्फीति पढ़ने वाले हैं, मुद्रा अपस्फीति या विस्फीति के बारे में पढ़ने वाले हैं, मुद्रा अविस्फीति के बारे में पढ़ने वाले हैं, और मुद्रा संस्फीति के बारे में पढ़ने वाले हैं, मंदीगत मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ने वाले हैं, निस्पंदन वगैरह के बारे में आप पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है मेरे मित्रों, उसके बाद आप पढ़ोगे स्पेकुलेशन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप पढ़ोगे मुद्रास्फीति के प्रकार कितने हैं, रेंगती हुई कैसी क्या होती है, चलती हुई कैसी होती है, दौड़ती हुई कैसी होती है, कूदती हुई है कैसी होती है। आप बोलो सिर्फ मुद्रास्फीति है कि ओलंपिक है, कोई दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है, कोई कूद रहा है, तो भाई ये है मुद्रास्फीति, लेकिन उसी से इंस्पायर है ये मान लो आप। तो जब ये रेंग रही है तब नहीं रोकी तो चलना शुरू कर देगी, चलती हुई नहीं रोकी तो दौड़ना शुरू कर देगी, दौड़ती हुई नहीं रोकी तो कूदना शुरू कर देगी। ये बहुत खतरनाक सिस्टम है इसका। ठीक है, अति मुद्रास्फीति क्या होती है, आयातित मुद्रास्फीति क्या होती है, कोर मुद्रास्फीति क्या होती है, इसमें अस्थायी और स्थायी दोनों तरह की होती हैं। उसके बाद हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या होती है, छिपी हुई मुद्रास्फीति क्या होती है, और संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या होती है। ये सारी चीजों के आपके बारे में आज आपको पता लगने वाला है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर। तो मेरे मित्रों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मुद्रास्फीति के बारे में। अब आप मेरे से एक चीज पूछोगे, सर एक शब्द में बता दो, हमें ज्यादा लाग लपेट करनी ही नहीं है, हमें ज्यादा सुनना ही नहीं है कि मुद्रास्फीति क्या है। तो मैं आपसे कह दूंगा कि बच्चा, जो आप महंगाई शब्द सुनते हो यही मुद्रास्फीति है। जो आप महंगाई शब्द सुन लेते हो बार बार, यही मुद्रास्फीति है। अब ये बात अलग है कि ये कैसे बढ़ रही है, ये बात एकदम अलग है कि ये कैसे बढ़ रही है। जरूरी नहीं हर बार जनता गरीब हो जाए तभी महंगाई बढ़े, कभी कभी जब जनता अमीर होती है तब भी महंगाई बढ़ती है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति कभी कभी बहुत अच्छा साइन है, कभी कभी बहुत बुरा साइन है। तो किस अवस्था में अच्छा साइन होगा, किस अवस्था में बुरा, उसको आगे देखते रहेंगे अपन। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं मुद्रास्फीति क्या है। तो सामान्य कीमत स्तर में जो वृद्धि की अवस्था है, सामान्य कीमत स्तर में जो वृद्धि हो रही है वही क्या है, मुद्रास्फीति। मतलब एक पेन था, ठीक है, उसको आप सन 2022 के अंदर 5 रुपए का खरीदते थे। अब वही पेन 2023 के अंदर यदि आपको 6 रुपए का मिल रहा है तो मुद्रास्फीति की दर कितनी होगी दोस्तों, 1 रुपया या 2%। 5 रुपए पे 1 रुपया मतलब लगभग 20%। ठीक है, कितनी हो गई, लगभग 20% की। तो इस तरह से ये क्या होती है, ये मुद्रास्फीति इस तरह से काम करती है। जब सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है तो वही क्या होती है, मुद्रास्फीति होती है। इसमें क्या होता है मेरे मित्रों, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो जाती है। देखो कभी कभी आप बाजार गए होंगे, बाजार के अंदर 2 फ्रिज रखे हैं, एक फ्रिज
2 फ्रिज। एक की कीमत 100 रुपये, दूसरे की भी 100 रुपये। अब मान लो इसके खरीदार पहुंच गए 4। कितने? 4। ठीक है। अभी बाजार एकदम नॉर्मल चल रहा है, कुछ नहीं है, बस बाजार के अंदर 2 फ्रिज रखे हुए हैं, लेकिन खरीदने वाले पहुंच गए 4। इन चारों लोगों के पास क्या है? मांग बढ़ी। ये क्या बढ़ गया? मांग हो गई इसकी। मांग कैसी है? बढ़ी हुई। ठीक है। और ये आपूर्ति कैसी है इसकी? कम। 2 ही है। तो जब पहला बंदा पहुंचा तो बोला कितने का है? बोला 100 रुपए का। जब दूसरा पहुंचा तो बोला कितने का है? बोला 100 रुपए का। जब तीसरा पहुंचा बोला कितने का है? तो उसने कहा 150 रुपए का। एक फ्रिज कितने का है? 150 का। जब चौथा भी पहुंच गया, भाई कितने का है? तो बोला 200 का। मतलब सामान्य अवस्था, सामान्य स्थिति में सिर्फ डिमांड के बढ़ने के कारण फ्रिज की कीमत 100 रुपए से हो गई 200 रुपए। और ये 200 रुपए पहुंची, ये क्या हो गई? आपकी महंगाई। यही है आपकी मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति। ठीक है। ये जो 200 रुपए हो गई, 100 से लेके 200, 100 रुपए बढ़ गई, वो क्या है? आपकी महंगाई है, वो मुद्रास्फीति है। और इसको क्या बोल देते हैं? मांग जनित मुद्रास्फीति बोल देते हैं। मतलब जरूरी नहीं है हर बार चीजें अलग हों, कई बार पैसा ज्यादा हो तब भी महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक होती है। वस्तुएं 2 आपूर्ति हुई और मुद्रा 4 लोगों के पास आपूर्ति हो गई, और समान हो गई, बराबर हो गई, या ज्यादा हो गई, अधिक हो गई, ज्यादा हो गई। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है? अतः मुद्रा का मूल्य घट जाता है। अब भाई जो चीज पहले 100 रुपए में एक फ्रिज मिल रहा था, वो 200 रुपए में मिलने लग गया, तो मुद्रा की वैल्यू तो डाउन हो गई ना। अब फ्रिज किसी वस्तु की अपेक्षा अगर तुलना करेंगे, अब यहां पर देखो, मान लो $1 100 रुपए का है, $1 इज इक्वल टू 100 रुपए है। $1 जो है आपका वो 100 रुपए का हुआ, तो पहले अंतरराष्ट्रीय मार्केट के अनुसार जो $1 था वो 100 रुपए का हो गया, और एक फ्रिज आ रहा था उसमें। अब $1 कितने का हो गया? 200 रुपए का। मांग बढ़ी तो क्या हो गया? रुपए की जो वैल्यू है, मुद्रा की जो वैल्यू है, वो डाउन हो गई, मुद्रा की वैल्यू घट जाती है। अतः यहां से आपने क्या निष्कर्ष निकाला कि जब महंगाई बढ़ती है तो क्या होता है? एक तो कीमत बढ़ती है वस्तुओं की, और दूसरी जो मुद्रा की वैल्यू है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो स्टेटमेंट टाइप से आपसे पूछ लें कि मुद्रास्फीति में से क्या क्या असर देखने को मिलता है, तो आपके पास दोनों स्टेटमेंट हाजिर है। ठीक है। देखो दोस्तों, मुद्रास्फीति जो होती है वो हमेशा बुरी नहीं होती, हमेशा बुरी नहीं होती। देखो मैं आपको समझाता हूँ मुद्रास्फीति कैसे बुरी नहीं होती। आप बोलोगे सर महंगाई है, फिर भी बोल रहे हो बुरी नहीं होती। भाई सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ बड़ा थोड़ी होता है। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिल जाता है, इसलिए बुरी नहीं होती। जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनसे पूछो, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए दिक्कत हो जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। देखो हर बार जो महंगाई होती है वो बुरी नहीं होती, ना सरकारी के लिए ना प्राइवेट के लिए। ठीक है। हर परिस्थिति में किसी को बुरा कहना भी अच्छी बात नहीं होती। निर्णय थोड़े से सोच समझ के लेने चाहिए व्यक्ति को। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो कि महंगाई हर स्थिति में बुरी कैसे नहीं होती। देखो दोस्तों, ये कह रहे हैं कि मंदी के दौरान जो सामान्य कीमत में बढ़ोतरी है वो अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी होती है। मान लो कहीं पर है मंदी, भारत के अंदर क्या है? मंदी। ठीक है, मंदी। अब मंदी की अवस्था है, मंदी की अवस्था में ये फ्रिज फिर से मिल रहा है 100 रुपए का, ये फ्रिज फिर से मिल रहा है 100 रुपए का। ठीक है, कितने का? 100 का। फिर से ये कितने का मिला? 100 का। खरीदने वाले 1 2 3 4। ठीक है। अब देखो, अगर 2 ही खरीदने वाले होते तो कितने रुपए आते अर्थव्यवस्था के अंदर? 200 रुपए सर्कुलेशन के लिए। ठीक है। अब खरीदने वाले कितने हो गए? 4। भले ही ये चीज महंगी लेके आए, भले ही अपने घर में 2 चीजें आए, लेकिन अब फ्रिज की कीमत कितनी हो गई थी? 200 रुपए। महंगाई बढ़ी थी या नहीं बढ़ी थी? बढ़ी थी सर। मुद्रास्फीति बढ़ी थी या नहीं बढ़ी थी? बढ़ी थी सर। तो 200 रुपए की जगह पर अब 2 फ्रिज की कितने की आपूर्ति करेंगे मुद्रा बाजार के अंदर? तो 400 रुपए की आपूर्ति करेंगे बाजार के अंदर। जब 400 रुपये दुकानदार के पास आएंगे, इन महाशय के पास आएंगे 400 रुपए, तो ये फिर से जाएंगे मार्केट के अंदर। तो मार्केट के अंदर बोलेंगे भाई इस बार 2 नहीं, हमें 4 फ्रिज दे दो, 4 फ्रिज दे दो। ठीक है। फिर से 4 फ्रिज इसी तरह से अगर खरीदे जाएंगे तो अगली बार बोलेगा भाई हमें 8 फ्रिज दे दो, क्योंकि मेरे पास 8 फ्रिज के पैसे हैं। जब 8 फ्रिज ये डिमांड में करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो यहां पर मजदूर बढ़ेंगे, बेरोजगारी कम होगी। बेरोजगारी, तो बेरोजगारी है वो कम जाएगी। जब बेरोजगारी कम होगी तो ये लोग भी बाजार के अंदर कुछ ना कुछ आके खरीदेंगे, और जब बाजार के अंदर खरीदेंगे तो बाजार फिर से चल पड़ेगा। और मंदी की स्थिति में जो मुद्रास्फीति है, जो महंगाई है, वो हमेशा कैसी होती है? लाभकारी होती है। अब आपकी समझ में थोड़ा सा
आ गया होगा और ये चारों सेंटेंस क्या कहते हैं एकदम से क्लियर हो गया होगा। इसलिए अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे और अब समझेंगे मुद्रा अपस्फीति क्या होती है। ठीक है, चलो मित्रों पहले सफाई कर दूं इसकी। ये लो ये लो ये लो, अपने घर की बात है यार, आप लोगों के सामने भी साफ सफाई कर सकते हैं ना अपन। चलो 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 चलो, हाँ अब मेरे मित्रों बात कर लेते हैं अपन मुद्रा अपस्फीति के बारे में। देखो यहां पर क्या हो रहा था, मांग बढ़ी मांग बढ़ी मांग बढ़ी और आपूर्ति क्या हुई, आपूर्ति सेम रही। आपूर्ति कैसी रही, सेम रही। ठीक है, अब दोस्तों यहां क्या होता है, यह मुद्रास्फीति में नियंत्रण की अवस्था है। मुद्रा अपस्फीति के बारे में पूछें तो ये मुद्रास्फीति में नियंत्रण करती है। भाई ऐसा तो नहीं है हमेशा आप 100 की चीज 200 में बाजार से खरीदते रहो, एक आध बार हो जाता है, बार बार थोड़ी खरीदोगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, मुद्रास्फीति की दर कम हो जाती है परंतु पॉजिटिव रहती है। किस तरह से, देखो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि जो मांग है जो आपकी परंतु पॉजिटिव रहती है, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति का भाग है। सॉरी चलो ठीक है, इसको बता देते हैं। देखो दोस्तों क्या यह मुद्रास्फीति में नियंत्रण की अवस्था है। कैसी अवस्था है, नियंत्रण की अवस्था। मतलब जो मुद्रास्फीति है उसको अपन यहाँ पर मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के माध्यम से कंट्रोल कर रहे हैं। किसके, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के माध्यम से कंट्रोल कर रहे हैं। देखो मौद्रिक नीति क्या होती है, मौद्रिक नीति में जो आपकी आरबीआई है वो नीतियां बनाती है, आपकी बैंक रेट वगैरह, सीआरआर, एसएलआर, इनके माध्यम से क्या करेगी, वो कंट्रोल करेगी। और नीतियां कौन बनाता है मौद्रिक नीति के अंदर, आरबीआई। जबकि राजकोषीय नीति जो होती है वो सरकार निर्धारित करती है। कौन करता है, सरकार। मतलब जो अपने सरकार प्रयास करेगी महंगाई को या मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने की, तो वो कौन सी नीतियां कहलाएंगी, राजकोषीय नीतियां कहलाएंगी। तो मुद्रा अपस्फीति के अंदर क्या होता है कि मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीतियों के माध्यम से जो मुद्रास्फीति है उस पर नियंत्रण करने की कोशिश की जाती है। अब चलते अपन थोड़ा सा और आगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मुद्रा अपस्फीति के बारे में। किसके बारे में, मुद्रा अपस्फीति के बारे में। इनके नामों को याद रखना, इनके नामों में हमेशा कंफ्यूजन होगा, अपस्फीति, अविस्फीति, संस्फीति। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप इंग्लिश नाम याद रख लो, डिफ्लेशन। कौन सी, क्या, डिफ्लेशन। ठीक है, देखो ऊपर आया इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, ठीक, ये क्या आया, इन्फ्लेशन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आया, डिसइन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन। और अब क्या आ गया आपका, डिफ्लेशन। क्या आ गया, डिफ्लेशन। देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, मुद्रास्फीति में आपने देखा कि मांग जो थी वो बढ़ गई और सप्लाई जो थी डिमांड, जो आपूर्ति जो थी वो सेम रही। ठीक है, रही कि नहीं रही, देखो। और अपस्फीति में क्या करेंगे कि इस स्तर के मूल्य के स्तर के गिरने की अवस्था है। इसमें जो आपने 200 रुपए का फ्रिज खरीदा था, अब ये जो अवस्था है वो इसको डाउन करने वाली है, इस कीमत को डाउन करने वाली है। चीज़ों को समझना बहुत बारीक अंतर है सबके अंदर, थोड़ा दिमाग खराब करेंगे चीज़ें, लेकिन कोशिश करना समझने की। ठीक है, जो उस समय उत्पन्न होती है जब आय की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अधिक तेजी से बढ़ता है। ठीक है, आय की तुलना में, देखो इन्फ्लेशन के अंदर आपकी डिमांड बहुत बढ़ गई, मतलब आपकी आय बहुत बढ़ गई। अब इस स्थिति में क्या करेंगे भाई, आपकी आय को कम नहीं करेंगे, क्योंकि आय को कम करना मंदी को बुलाना है। ठीक है, अगर मान लो आपकी आय कम कर दी, पहले से 2 वस्तुएं, 2 फ्रिज रखे हैं, 1 फ्रिज रखा है, 2 फ्रिज रखा है, ऐसे में आपकी मांग को कंट्रोल किया और आय जो है वो कम कर दी। आय कम करने से क्या हुआ, आपने जो मार्केट में 2 फ्रिज रखे थे वो भी आप खरीदने नहीं गए कि भाई अपनी पहले से इनकम कम हो गई है, अपन तो नहीं जाने वाले। अब ये 2 के 2 रखे हैं, यही नहीं बिक रहे, तो नई आपूर्ति का क्या करोगे, जब नई आपूर्ति नहीं होगी तो उत्पादन का क्या करोगे, उत्पादन डाउन जाएगा, उत्पादन डाउन जाएगा तो फिर बेरोजगारी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री हो वो क्या कर देगी, मजदूर वगैरह की, जो कर्मचारियों की छटनी कर देगी, तो क्या बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई डिमांड तो ऐसी की ऐसी रहने दो, सप्लाई बढ़ा दो। मतलब जिन 1 2 3 4 को चीजें चाहिए, उन 1 2 3 4 के लिए 1 2 3 4 फ्रिज इनको उपलब्ध करवा दो। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर मुद्रा अपस्फीति के अंदर क्या होता है कि जितनी मांग है उतनी ही वस्तुओं और सेवाओं की क्या होती है, आपूर्ति करवा दी जाती है, जिससे क्या होता है, कीमतें तो गिरती हैं पर उत्पादन और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उत्पादन आपका बिल्कुल लगातार बढ़ता रहेगा। जब उत्पादन भी बढ़ेगा, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली अर्थव्यवस्था की ग्रोथ बढ़ेगी। आप 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन, 4 से 5, 5 से 10, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाओगे। ठीक है,
अब तीसरी टर्म की बात कर लेते हैं दोस्तों। तीसरी टर्म क्या है? तो तीसरी है अपनी मुद्रा संस्फीति। कौन सी? मुद्रा संस्फीति। इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेशन। ठीक है। तो दोस्तों इस अवस्था में क्या होता है कि मुद्रा अविस्फीति पर नियंत्रण की अवस्था है। ये जो अविस्फीति है, आपने लगातार उत्पादन बढ़ा दिया, अब देखो मांग भी बढ़ गई, सप्लाई भी बढ़ गई। अब मान लो सप्लाई बढ़ती 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 इतनी ज्यादा हो जाए जितनी मांग ही ना हो, तो चीजें डाउन जाएंगी कि नहीं जाएंगी? ठीक है। तो इस चीज को भी नियंत्रण करना पड़ता है। अब इसको नहीं करेंगे तो जो मुद्रास्फीति है, जो मुद्रास्फीति थी उसकी अवस्था चेंज हो जाएगी, लेकिन मुद्रास्फीति बाजार में जैसी थी वैसी की वैसी बनी रहेगी। तो अब मुद्रा संस्फीति के बारे में जान लेते हैं कि मुद्रा संस्फीति क्या होता है। तो मुद्रा अविस्फीति पर नियंत्रण की अवस्था है। इसके तहत नीचे गिरी हुई कीमतों को धीरे धीरे बढ़ाकर सामान्य स्तर तक लाया जाता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाया जाता है। करों में कटौती की जाती है और ब्याज दरों में कमी कर दी जाती है। मतलब टैक्स कम लेंगे तो मुद्रा की जो आपूर्ति है लोगों के पास वो बढ़ेगी, ब्याज दरों को कम कर देंगे तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे। ठीक है। अर्थव्यवस्था की यह स्थिति सरकार द्वारा जानबूझकर लाई जाती है। भाई सरकार है, लेके आएगी, जिन नीतियों का हिस्सा है जिसको अपन राजकोषीय नीति बोलते हैं। ये ब्याज दरों में कटौती आप देख रहे हो, ये करों में कटौती देख रहे हो, तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था ना राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति तो ये उसी नीति का हिस्सा है। ठीक है। राजकोषीय नीति का हिस्सा है जिससे अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधि को बढ़ाया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो चार चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, मुद्रा अविस्फीति और संस्फीति। अब देख लेते हैं अपन मंदीगत मुद्रास्फीति क्या होती है। कौन सी? मंदीगत मुद्रास्फीति। तो देखो दोस्तों, जब मंदी का मतलब होता है बेरोजगारी। सीधी सीधी बात करें तो जैसे इन्फ्लेशन का या मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई होता है, तो मंदी का मतलब होता है बेरोजगारी। एक तो कोड़ ऊपर से खाज, ये वो स्थिति है। ठीक है। मंदी भी है और स्फीति भी है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, मंदी और स्फीति दोनों की जो स्थितियां हैं वो साथ साथ दिखाई देंगी आपको। मतलब बेरोजगारी और मुद्रा की स्फीति साथ साथ रहती है। इस अवस्था में मुद्रास्फीति की दर उच्च, आर्थिक समृद्धि की दर नीची और बेरोजगारी की दर स्थिर रूप से उच्च बनी रहती है। स्थिर रूप से उच्च बनी रहती है क्योंकि महंगाई के कारण लोग चीजें खरीद नहीं पाते। जब खरीद नहीं पाते तो प्रोडक्शन नहीं होता। आप देख रहे हो इस समय जो पाकिस्तान आपको दिख रहा है, वो पाकिस्तान आपको दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं इसी स्थिति में दिख रहा है। यदि विदेशों में उसके जो नागरिक काम करते हैं, जो नागरिक उसके विदेशों में काम करते हैं, अगर वो नहीं कर रहे होते तो अब तक पाकिस्तान का खेल खराब। ठीक है। इसे नियंत्रित करना अत्यधिक कठिन होता है, बहुत ज़्यादा कठिन। सबसे ज़्यादा कठिन क्या होता है भाई? एक तो कोड़ ऊपर से खाज, खुजाए तो कोड़ बढ़े, कोड़ कम करे तो खुजली बढ़े। क्या करे आदमी? तो ये दोनों ही चीज़ें, तो ये बहुत खतरनाक अवस्था होती है। तो आपसे कोई पूछे मंदीगत मुद्रास्फीति क्या होती है, तो जब मुद्रास्फीति मतलब बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों एक साथ चले तो उसको मंदीगत मुद्रास्फीति कहते हैं, या निस्पंदन मुद्रास्फीति उसको कहा जाता है। ठीक है। और इंग्लिश में बोले तो स्टैगफ्लेशन। अब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों स्कूफ्लेशन के बारे में। किसके बारे में? स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन, इसका हिंदी वर्ड मुझे मिला नहीं तो मैंने इंग्लिश ही लिख दिया। ठीक है दोस्तों, स्क्यूफ्लेशन। इस स्थिति में क्या होता है मेरे मित्रों? मुद्रास्फीति और मुद्रा एक संकुचन एक साथ चलता है। कौन सा? मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन एक साथ चलता है। ऊपर वाले में क्या चल रहा था? मंदी और स्फीति दोनों एक साथ चल रहे थे, मतलब बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों एक साथ चल रहे थे। और स्क्यूफ्लेशन के अंदर मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन एक साथ चलेगा। ठीक है। इसमें सभी वस्तुओं का मूल्य एक साथ नहीं बढ़ेगा। एक साथ नहीं बढ़ेगा मतलब पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर एक साथ महंगाई नहीं आएगी, अपितु कुछ विशेष वस्तुओं का मूल्य बढ़ता जाता है। ठीक है। जो कभी कभी आपने देखा होगा, कुछ अलग से कुछ, मान लो आप देखते हो कि टमाटर जो है, टमाटर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया। भाई टमाटर बढ़ते जा रहे हैं, टमाटर बढ़ते बढ़ते इतने पहुंच गए कि आप 200 रुपये के जी, 200 रुपये के जी। पता लग रहा है सुनार भी टमाटर रख के बेच रहा है। ठीक है। अपनी दुकान पर उसने बोला सोना क्या बेचें, टमाटर बेचो भैया, तोलों में बेच रहा है। तो इस तरह से बढ़ जाती है, तो वो स्क्यूफ्लेशन वाली स्थिति होती है। इसमें क्या होता है, पूरी अर्थव्यवस्था में महंगाई नहीं बढ़ेगी, एकदम से किसी एक चीज की महंगाई बढ़ जाएगी, एक वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा। ठीक है। तो जब एक ही वस्तु का मूल्य बढ़े अर्थव्यवस्था के अंदर, पूरी अर्थव्यवस्था महंगाई ना आए, तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे दोस्तों? स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। ठीक है। एक ही अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में उच्च मुद्रास्फीति एवं कुछ क्षेत्रों में मुद्रा संकुचन, मतलब कीमत जो होगी उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। इसमें स्थिति अलग ही होती है। ठीक है। आधे जगह पर क्या होगा? बरसात होगी, आधे जगह पर सूखा पड़ जाएगा। ये जो स्थिति होती है स्क्यूफ्लेशन में। तो स्क्यूफ्लेशन किस स्थिति को बोलते हैं दोस्तों? जब अर्थव्यवस्था के अंदर किसी एक वस्तु का मूल्य अचानक से बढ़ जाए और बाकी सारी चीजें स्थिर रहें, तो उसको स्क्यूफ्लेशन की स्थिति कहते हैं।
तो दोस्तों आपके सामने मंदीगत मुद्रास्फीति और स्क्यूफ्लेशन दोनों ही रखे थे, दोनों ही आपकी समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब चलते हैं मित्रों थोड़ा सा और आगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपन मुद्रास्फीति के प्रकारों की। किसकी बात कर लेते हैं? मुद्रास्फीति के प्रकारों। ठीक है, तो दोस्तों पहली जो मुद्रास्फीति होती है वो होती है रेंगती हुई मुद्रास्फीति। ठीक है, इसमें क्या होता है मेरे मित्रों, जो मुद्रास्फीति की दर होती है वो 3% से कम होती है। मतलब हर 100 रुपए पे 3 रुपए महंगाई बढ़ेगी, 3 रुपए महंगाई बढ़ेगी हर वर्ष। 3 रुपए से अधिक जो मुद्रा जो महंगाई है वो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, हर 100 रुपए पे 3 रुपए मुद्रा महंगाई बढ़ेगी या मुद्रास्फीति बढ़ेगी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रेंगती हुई, मतलब बहुत स्लो चलती है, बहुत स्लो। स्फीति का अत्यंत मंद रूप है ये। ठीक है, विकसित देशों में सामान्यतः यही प्राप्त देखने को मिलती है आपको। विकसित देश जैसे आपका ब्रिटेन है, जैसे आपका यूएसए है, जैसे जर्मनी है, इधर क्या देखने को मिलता है आपको? रेंगती हुई, मतलब उसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। बहुत धीमे धीमे इन्फ्लेशन बढ़ता है। सुखद स्थिति है ये अर्थव्यवस्था में। ठीक है, इन्फ्लेशन की सुखद स्थिति बोलते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी इन्फ्लेशन तो रहती ही रहती है। जब आप डेवलपमेंट को पाओगे तो कम से कम इतनी इन्फ्लेशन तो आपको रखनी ही पड़ेगी, रहेगी। यदि आप मुद्रास्फीति को रोक दोगे तो समझ लेना आपका बाजार भी रुक गया, मूल्य एकदम कंट्रोल में आ गए। ठीक है, तो एकदम कंट्रोल में गवर्नमेंट नहीं कर सकती इनको, थोड़ी बहुत महंगाई बनी ही रहेगी और बढ़ती ही रहेगी। ठीक है, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करने के लिए इस स्फीति को वांछित माना जाता है। मतलब इतना रहना तो बहुत जरूरी है, इतनी नहीं रहेगी तो आर्थिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास आपका नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर जो मुद्रास्फीति का प्रकार आता है मेरे मित्रों वो होता है चलती हुई मुद्रास्फीति। मतलब रेंग रही थी पहले, अब ये चलने लगी, भाई उठ गया, बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा चलेगा। ठीक है, ये 3 से 10% तक होती है, 3 से 10% तक होती है। ठीक है, भारत जैसे विकासशील देश में क्या है, बहुत अच्छी मानी जाती है। ये जो विकासशील देश हैं, देखो विकासशील देश ज्यादातर क्या करते हैं, वो घाटे का बजट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? घाटे का बजट बनाते हैं। जब घाटे का बजट बनाओगे यार तो मुद्रास्फीति तो थोड़ी सी बढ़ेगी, तो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, 3 से 10% के बीच में रहती है। तो भारत की लगभग 6% के आसपास का भारत ने टारगेट रखा है कि 6% के आसपास अपनी रहनी चाहिए मुद्रास्फीति, उससे ज्यादा मुद्रास्फीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यह कम समय के लिए होना बहुत लाभकारी है। कम समय के लिए यदि रहती है, ठीक है, 1 साल रही, 2 साल रही, 3 साल रही, 10 साल रही, तो ठीक है। उससे ज्यादा लगातार वही स्थिति बनी रहती है कि 10%, 10%, 8%, 10%, 8%, 10% के स्तर पर जाती है, तो ये क्या होता है, ये दौड़ती हुई मुद्रास्फीति का रूप ले लेती है। फिर ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये फिर ये दौड़ने लग जाएगी। ठीक है, तो इसके पैर बांध के रखो, टांग बांध के रखो, तो आपको लाभ देती रहेगी, लेकिन आपने छोड़ा तो क्या होगी? दौड़ती हुई मुद्रास्फीति बनेगी। अब अपन देख लेते हैं दोस्तों दौड़ती हुई मुद्रास्फीति क्या होती है। तो दोस्तों दौड़ती हुई मुद्रास्फीति के अंदर क्या होता है कि जो मुद्रास्फीति की रेट है वो और भी बढ़ जाती है। पहले 100 रुपए पे 3 रुपए बढ़ रहे थे, फिर 100 रुपए पे 10 रुपए बढ़ने लग गए, अब 100 रुपए पे अब 20 रुपए बढ़ने लग जाएंगे, अब 100 रुपए पे 20 रुपए बढ़ने लग जाएंगे। मतलब मुद्रास्फीति की दर जो है वो 10% से 20% के मध्य हो जाती है। इसको बोलते हैं दौड़ती हुई। ठीक है, रनिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं, ये दौड़ती हुई दिखती है। यह अर्थव्यवस्था के लिए खतरे का सूचक है। ठीक है, डेंजर मतलब नदी जो है वो खतरे के निशान पे आ चुकी है, इससे ऊपर जाओगे तो बांध टूट जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इसको रोक दो, नियंत्रित कर लो। ठीक है, इसको नियंत्रित करने हेतु सरकार को मौद्रिक और राजकोषीय उपाय अपनाने पड़ते हैं। ठीक है, राजकोषीय उपाय जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, टैक्स में कमी कर देगी गवर्नमेंट, टैक्स में कमी कर देगी। ठीक है, और भी दूसरी चीजें हैं उनको बढ़ा देगी। मतलब राजकोषीय नीति होती है वो सरकार के हाथ में होती है। आपका जो वित्त मंत्रालय जो नीतियां लेके आएगा वो राजकोषीय नीतियां होंगी। और मौद्रिक उपाय किसके हाथ में होते हैं? तो मौद्रिक उपाय जो होते हैं वो आपके आरबीआई के हाथ में होते हैं, क्योंकि पूरी मुद्रा जो होती है वो आरबीआई के हाथ में होती है। सीआरआर बढ़ा देगी, रेपो रेट बढ़ा देगी, ठीक है, बैंक रेट बढ़ा देगी, तो ये सारा कुछ करेगी। ठीक है, तो ये सारे जो बैंक रेट, सीआरआर, रेपो रेट, एसएलआर वगैरह ये जो होते हैं वो मौद्रिक नीति के उपाय होते हैं, और ये किसके हाथ में होती है? आरबीआई के हाथ में। अब चलते हैं मित्रों थोड़ा सा अपन और आगे, अब बात कर लेते हैं कूदती हुई। भाई दौड़ती हुई को आप नहीं रोक पाए, आपने कितनी भी नीतियां बनाई, अब दौड़ने लगी, वो कूदने लग गई। ठीक है, इसमें क्या है, 20% से ऊपर निकल जाती है। इसमें क्या है, रनिंग क्या होती है इनकी इतनी ज्यादा होती है कि 20% से ज्यादा क्या होती है,
20% से ज़्यादा महंगाई की दर निकल जाती है। इसमें वृद्धि के बिना ही कीमतों में तेज़ी से, मतलब उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी, उत्पादन बंद हो जाएगा, उत्पादन रुक जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, इसमें कीमतें तेज़ी से बढ़ती जाएंगी। भाई उत्पादन रुक गया और कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये वो स्थिति है जहाँ पहली बार आके क्या होता है, उत्पादन रुक जाता है और कीमतें लगातार तेज़ी से धड़ाधड़ 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 बढ़ती चली जाती हैं। तो जहाँ उत्पादन रुक जाए और कीमतें बढ़ती चली जाए और मुद्रास्फीति की दर 20% से अधिक हो जाए तो वो कौन सी मुद्रास्फीति होती है दोस्तों, तो वो कूदती हुई मुद्रास्फीति होती है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे मित्रों। अब बात कर लेते हैं अति मुद्रास्फीति के बारे में। कौन सी अति मुद्रास्फीति, मतलब यहाँ आके तो अति हो जाएगी, ठीक है। मुद्रास्फीति की दर 3 अंकों में हो जाती है, मतलब 100 रुपए की चीज अगले वर्ष 100% की दर से बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पर 3 अंकों के अंदर मुद्रास्फीति की जो दर है वो 3 अंकों तक पहुंच जाती है। 100% या उससे ज़्यादा की हो जाएगी, मतलब 100 रुपये पे 100 रुपये बढ़ेगी, 500 पे 500 बढ़ेगी, ठीक है। और ये ऐसा बहुत कम समय में हो जाता है, रातों रात। ऊपर वाला जब भी देता चप्पड़ फाड़ के। आप दिन में सोए, मतलब शाम को सोए, सुबह उठे, रात में सोए, सुबह उठे, आपको पता लगा कल 50% थी, आज 500% है। फिर आप 500 पे सो गए, चलो कोई बात नहीं, 500 तो अपन झेल लेंगे, पैसे वाले लोग हैं। अगले दिन उठे तो 1000 में मिली आपको, बिल्ले भाई 1000% अब क्या कर लोगे। तो ये अति मुद्रास्फीति होती है। इसमें क्या होता है, पत्र मुद्रा बेकार हो जाती है, जो आपकी करेंसी है वो बेकार हो जाती है। आपके वेतन, बचत, बीमा पॉलिसी, बॉन्ड, ये सब बेकार हो जाते हैं। आपकी परिसंपत्तियों का मूल्य 0 हो जाता है या एकदम से डाउन हो जाता है। वेनेजुएला में 2016 में हुआ था, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि फ्री बीज में क्या होता है, वेनेजुएला में क्या हुआ था। यहाँ पर थोड़ा सा आप धैर्य रखना, समझ लेना। देखो दोस्तों, वेनेजुएला क्या है, एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, तेल बेस्ड इकोनॉमी है। वेनेजुएला में क्या हुआ था कि भाई सरकारों को कुछ करना वरना तो था नहीं। पॉलिटिकल पार्टी आई, उसने कहा मैं आऊँगा तो सबकी सैलरी 50,000 रुपये बांध दूंगा, सबकी 50,000 बन जाएगी। सब ने वोट डाले, ये महाशय हैं, ठीक है। ये एक पार्टी के महाशय आए, इन्होंने बोला सबको 50,000 रुपये घर पहुंचाऊंगा। सबके पास 50,000 पहुंचने लगे, सबके पास 50,000। जब सबकी जेब में 50,000 हुए, सबने सोचा काम कौन करेगा, वे काम हम तो नहीं करेंगे। जब काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन खत्म, प्रोडक्शन खत्म, प्रोडक्शन खत्म और डिमांड ज्यादा, हाई डिमांड, हाई डिमांड। क्या हुआ, प्रोडक्शन आपका एकदम खत्म और डिमांड आपकी एकदम हैवी। रातों रात मांग कैसी हो गई आपकी, एकदम से बढ़ गई। बाजार में भाई कोई एक 5 रुपए की चीज थी, उसको लेने के लिए 5,000 लोग पहुंच गए और सब बोल रहे हैं कि हम 5 की जगह 10 देंगे, बोला 20 दे दूंगा, 50 दे दूंगा। महंगाई दर एक दिन में, झटके में, एक में, रातों रात, मतलब तिहाई छोड़ो, चौथाई अंकों में पहुंच गई। इतनी स्पीड में मुद्रास्फीति बढ़ी। जब मुद्रास्फीति इतनी बढ़ी तो पत्र मुद्रा थी वहां की बेकार हो गई। मतलब लोग ढकूला भर के, मतलब क्या बोलूं, परात भर के लेके जाते थे पैसे के और उधर से 2 टमाटर लेके आते थे। ये स्थिति पैदा हो गई थी कहाँ पर, वेनेजुएला के अंदर। तो ये कौन सी स्थिति थी, ये अति मुद्रास्फीति थी। इसीलिए जो हमारे कुछ पॉलिटिशियन बोल रहे थे कि 72,000 रुपये हम सालाना देंगे, सभी महिलाओं को हम 5,000 रुपये देंगे, ये थोड़ा सा, ये ठीक नहीं है। ये चीज़ें थोड़ी सी ठीक नहीं, ये चीज़ें ठीक नहीं। अगर आपको कुछ देना है तो उनको ऐसा रोजगार दे दो जिससे वो 5,000 प्राप्त कर लें। ऐसा रोजगार दे दो जिससे वो 5,000 रुपये कमा लें, लेकिन 5,000 रुपये उनकी जेब में मत डालो, क्योंकि ये वही स्थिति होगी जो एक दिन वेनेजुएला में हुई थी, जो श्रीलंका के अंदर हुई थी। ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है आपको। इसीलिए इन कामों को कृपा करके मत करो, भविष्य में बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। आप 72,000 दे रहे हो, घर से तो दोगे नहीं, गवर्नमेंट से दोगे। कोई आके 1 लाख दे देगा, भाई हम 1 लाख दे देंगे, हम क्यों बाहर बैठे हैं, हम भी गवर्नमेंट में रहेंगे। आपने बोला हम 5 दे देंगे और 10 दे देंगे, ये मुद्रास्फीति इस तरह हो जाएगी, पैसे गलियों में उड़ते फिरेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मित्रों चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे और देख लेते हैं आगे क्या है। तो आयातित मुद्रास्फीति के बारे में जान लेते हैं, व्हाट इज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। तो दोस्तों क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को आयात कर रहे होते हैं तो सामने वाला देश क्या कर देता है, उसकी कीमत बढ़ा देता है। जब सामने वाला देश कीमत बढ़ा देता है तो आपके देश के अंदर ऑब्वियसली उसकी कीमत बढ़ जाती है, और उसकी तो क्या बढ़ती है, उससे संबंधित जितने भी सेक्टर होते हैं सब में कीमत बढ़ती है। सबके अंदर मुद्रास्फीति आती है, आपकी मुद्रा का जो कीमत है थोड़ी डाउन जाती है कि नहीं जाती। मान लो तो पेट्रोलियम जो उत्पाद है उनकी स्थिति में यही होता है, पेट्रोलियम उत्पादों की स्थिति में यही होता है।
मान लो जो आपका यूएई है उसने आपको पेट्रोल दिया मान लो 50 रुपये पर बैरल में, 50 रुपये प्रति बैरल, अब उसने कर दिया 100 रुपये, 100 रुपये प्रति बैरल। तो भाई ये जो इससे संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं जिनके अंदर पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता है, और हिंदुस्तान में तो सारे ट्रांसपोर्ट वगैरह सारी चीज़ों में ही होता है, तो सारी वो चीज़ें क्या हो जाएगी, उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी और मुद्रास्फीति की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। हमारे देश ने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी भुगतेगा कौन, हम भुगतेंगे और हमारा देश भुगतेगा। इसी को क्या बोलते हैं, आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, आयातित। हमने इम्पोर्ट कर ली मुद्रास्फीति भैया, और हमें करनी पड़ेगी, हमारे पास चारा नहीं है। इसीलिए मोदी जी तो कहते हैं, या हमारी जो भी सरकार, ठीक है, अभी मोदी जी है तो मोदी जी का नाम ले रहा हूँ, कल राहुल जी हो जाएंगे तो राहुल जी का नाम दूंगा, जो भी हूँ, तो हमारी जो भी सरकार होगी वो क्या बोलेगी, भाई आप ग्रीन एनर्जी की तरफ जाओ। कहाँ जाओ, आप ग्रीन एनर्जी की तरफ जाओ। हम उधर क्या करते हैं, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करते हैं, उधर से इम्पोर्ट कर हो जाती है, क्या करें। ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो मेरे मित्रों अब हम बात कर लेते हैं कोर मुद्रास्फीति के बारे में। किसके बारे में, कोर मुद्रास्फीति। कोर मुद्रास्फीति क्या होती है दोस्तों, इस अवधारणा को एक्सटेन ने दिया था 1981 के अंदर। एक इकोनॉमिस्ट हुए थे, उनका नाम था एक्सटेन। उन्होंने 1981 में कोर मुद्रास्फीति के बारे में बताया। ठीक है, कोर मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को इन्होंने शामिल नहीं किया था। तो दोस्तों आपसे यदि पूछ ले कि कोर मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से किन साधनों को या किन चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता, तो दोस्तों खाद्य और ईंधन की कीमतों को उसमें शामिल नहीं किया जाता। ठीक है मेरे भाइयों, अब देखो दोस्तों, कोर मुद्रास्फीति है वो दो प्रकार की होती है, एक तो स्थायी होती है और एक होती है अस्थायी। ठीक है, स्थायी और अस्थायी। कई बार आपने देखा होगा, जैसे कोरोना वगैरह आया, कोविड का टाइम आया, तो कोविड का टाइम क्या था, परिस्थिति जन्य था। ठीक है, अस्थायी कारणों की वजह से बढ़ी थी। आप देखते हो टमाटर आपके बढ़ जाते हैं, टमाटर बढ़ गए। ठीक है, टमाटर बढ़ गए तो ये महंगाई क्यों बढ़ी, भाई अस्थायी वजह से बढ़ी। आपने क्या किया, या तो मानसून इतना ज़्यादा आ गया कि ये गल गए, या इतना कम रह गया कि ये पैदा ही नहीं हो पाए। ठीक है, और एक होती है स्थायी। एक कौन सी होती है, स्थायी। स्थायी में क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि हो जाए इतनी कि भाई उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही, नगरीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो किसी जगह पर एकदम से ज़मीन की कीमतें वगैरह, रेंट वगैरह सारी चीज़ें एकदम से बढ़ गई, और वहाँ पर जो उत्पाद बेचने वाले थे उन्होंने अपने उत्पाद महंगे कर दिए। ठीक है, औद्योगिकरण एकदम बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों से क्या होता है, स्थायी मुद्रास्फीति देखने को मिलती है, जिसको अपन स्थायी कोर मुद्रास्फीति कहते हैं। और अस्थायी कोर मुद्रास्फीति क्या है मेरे दोस्तों, तो मुद्रास्फीति जब अस्थायी कारणों की वजह से बढ़ती है, जैसे मानसून में गड़बड़ी वगैरह दूसरी चीज़ें, तो उसको अस्थायी बोलते हैं। जैसे मानसून ठीक होगा तो इधर जो मुद्रास्फीति है वो भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों स्थायी मुद्रास्फीति होती है वही वास्तविक मुद्रास्फीति होती है। मतलब जो गवर्नमेंट जिसके लिए प्लान बनाती है, गवर्नमेंट तैयार करती है चीज़ों को, गवर्नमेंट ने जो रेट रख रखी है कि हम 6% के आसपास रखेंगे, वो सारी चीज़ें क्या है, मुद्रास्फीति को, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, वास्तविक मुद्रास्फीति बोलते हैं। किसको, स्थायी मुद्रास्फीति को। सरकार और केंद्रीय बैंक इसी को नियंत्रित करने हेतु नीतियां बनाते हैं। ठीक है मेरे मित्रों, तो कोर मुद्रास्फीति क्या होती है आपकी समझ में आ गई होगी। जब अर्थव्यवस्था के दूसरे सारे संसाधनों को, दूसरी सारी चीज़ों को इसके अंदर ऐड किया जाए और खाद्य और ईंधन को दूर रखा जाए, तो क्या है, कोर मुद्रास्फीति होती है। क्योंकि खाद्य पदार्थों के और ईंधन के दाम ऊपर नीचे अक्सर होते रहते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, कभी खाद्य पदार्थों के दाम मानसून वगैरह और दूसरी सारी चीज़ें जो अस्थायी कारण है उनकी वजह से ऊपर नीचे होते रहते हैं। और ईंधन हमारे हाथ में है नहीं, ये तो आयातित है। जब ये दोनों चीज़ें गड़बड़ होती हैं तो वो इन्फ्लेशन तो होती हैं, लेकिन हमने सोचा भाई कोर इन्फ्लेशन जो हमारे देश में, हमारे देश की वजह से हो रहा है, तो उसमें खाद्य पदार्थ और ईंधन को हटा दो। उसके बाद स्थायी मुद्रास्फीति जो है वो वास्तविकता में आपके सामने आ जाती है, जिसका नियंत्रण सरकार और केंद्रीय बैंक करने की कोशिश करते हैं और कर भी पाते हैं। दूसरी चीजों पर इनका नियंत्रण नहीं। अब चलते हैं मतलब थोड़ा और। अगला टॉपिक है हमारा हेडलाइन मुद्रास्फीति। कौन सी मुद्रास्फीति दोस्तों, हेडलाइन मुद्रास्फीति। टॉपिक थोड़ा बोरिंग है, बड़ा ध्यान से पढ़ोगे तभी व्यवस्था बैठेगी। ठीक है, तो यह क्या है, एक समग्र मुद्रास्फीति की गणना है। हेडलाइन में हम क्या करते हैं, समग्र मुद्रास्फीति की गणना करते हैं। मतलब जो हमने खाद्य पदार्थ और ईंधन को कोर मुद्रास्फीति में छोड़ा था, इसको भी नहीं छोड़ेंगे। बोला कि भाई इसको भी ले ले साथ में। अपने इंद्र भगवान से सेटिंग कर लिए, टाइम पे बरसात होगी। और यूएई का जो सऊदी अरब का जो प्रिंस है, क्राउन प्रिंस और किंग वगैरह है, उनसे अपनी मोदी जी की बढ़िया दोस्ती है, तो अपन ईंधन भी ऊपर नीचे नहीं होगा, कर लो शामिल। तो कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो खाद्य पदार्थ और ईंधन
इसको भी शामिल कर लो दूसरी वस्तुओं के साथ में, जो अर्थव्यवस्था में दूसरी वस्तुएं चल रही हैं, सारी चीजों को एक साथ रख लो तो उसको हेडलाइन मुद्रास्फीति बोलते हैं। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर इसके मासिक रूप से कैसी गणना होती है, मासिक गणना किसके आधार पर होती है, तो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। ठीक है, तो हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या होती है, एक समग्र मुद्रास्फीति होती है, इसमें खाद्य पदार्थ और ईंधन को भी शामिल किया जाता है, मासिक रूप से इसकी गणना की जाती है, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर आधारित होती है। ठीक है, आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति इसी को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, मतलब आरबीआई जब मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है तो हेडलाइन मुद्रास्फीति को सबसे आगे रखता है ये, क्योंकि थोक मूल्य में क्या परिवर्तन आ रहे हैं उस नीति को बनाने से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मासिक आधार पर इसके आंकड़े क्या किए जाते हैं दोस्तों, जारी किए जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं छिपी हुई मुद्रास्फीति। कौन सी मुद्रास्फीति, जो छिप गई है, हिडन है इन्फ्लेशन। ठीक है, बिल्कुल छिप गए सारे नज़ारे, तो इस तरह से ये भी मुद्रास्फीति छिप गई। देखो दोस्तों, हम पार्ले भी लेने जाते थे, ये हमारे पार्ले भैया, ये लो, ये हाँ, ये लो पार्ले जी, ये 5 रुपये वाली, ये इधर एक बच्ची छपी हुई है, ये 5 रुपये में, 5 रुपये में, और बिस्किट निकलते थे इसमें 18। अब पार्ले जी लेने गए, ले भैया ले आए, अब ये लो पार्ले जी आ गए 5 रुपये में। अब भी वही दीदी छपी हुई है यहाँ पे, अब तो दीदी सुना है ऑस्ट्रेलिया में परलोक सुधारेंगे, लेकिन छपी हुई है। अब आते हैं 5 रुपये में 7 या 8 जो भी है, और साइज भी कम हो गया इनका, साइज भी डाउन हो गया बिस्किट का। ठीक है, तो देखो दोस्तों, पहले भी 5 रुपये में आपको एक पैकेट मिल रहा था, अब भी 5 रुपये में एक पैकेट मिल रहा है। बोलोगे वाह सर, क्या महंगाई को नियंत्रित किया है, लेकिन उन्होंने महंगाई को छिपा दिया। क्या कर दिया दोस्तों, छिपा दिया। अमाउंट जो है उत्पाद का, अमाउंट जो है, जो मात्रा जो है उत्पाद की मात्रा जो है उसको कर दिया कम। ठीक है, तो समान कीमत पर उत्पाद की मात्रा में होने वाली कमी छिपी हुई मुद्रास्फीति होती है। इसमें कीमतें तो नहीं बढ़ती हैं, परंतु उत्पाद की मात्रा में कमी कर दी जाती है। तो जो मुद्रास्फीति को उसको बड़े हिसाब से हैंडल किया है पार्ले जी वालों ने। आप लेज का पैकेट लेते हो इतना बड़ा, उसमें पहले 4 चिप्स निकलती थी, अब 3.5 निकल रही हैं, फिर 3 निकलती हैं, और धोनी बोलते हैं बिना लेज के तो अपन वर्ल्ड कप नहीं देखेंगे, मत देखो भैया। चलो दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, संरचनात्मक मुद्रास्फीति की बात कर लेते हैं। किसकी, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। देखो दोस्तों, इनका जो प्रतिपादन है वो गुन्नार मिर्डल और पॉल स्ट्रेटेन ने किया था। किसने, गुन्नार मिर्डल और पॉल स्ट्रेटेन ने किया था। यह मुद्रास्फीति मांग की बढ़ोतरी के कारण नहीं, अपितु सरकार की मौद्रिक नीतियों के कारण होती है। मांग वगैरह बिल्कुल एकदम फिट है, एकदम सेट है, उत्पादन वगैरह एकदम फिट है, एकदम सेट है, लेकिन क्या करेगी गवर्नमेंट, उत्पादन बढ़ाने के लिए और भी चीज़ों को बढ़ाने के लिए क्या कर देगी, नई मुद्रा जारी कर देगी। मान लो सरकार ने अधिक मात्रा में क्या कर दिया, मुद्रा जारी कर दी। ठीक है, अधिक मात्रा में, जैसे आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ था, वो संरचनात्मक मुद्रास्फीति थी। उस समय पर क्या हुआ, डिमोनेटाइज हो गई चीज़ें। जब क्या हुआ भाई, आपके पास मुद्रा खत्म कर दी, मुद्रा फिनिश कर दी, ना तो उत्पादन को खत्म किया, ना आपकी डिमांड को खत्म किया, बस मुद्रा खत्म कर दी। तो डिमांड अपने आप कम हो गई कि नहीं हो गई, मांग, भाई चीज़ों की मांग एकदम से कम हो गई कि नहीं हो गई। जब मांग कम हुई तो उत्पादन कम हुआ कि नहीं हुआ, उत्पादन कम हुआ तो बहुत सारी संस्थान बंद हुए कि नहीं हुए, एमएसएमई तो लगभग एकदम गर्त में चला गया। जब इसको उठाने के लिए मोदी जी ने नए नए पैकेज दिए, जब जाके कहीं ये सुधरा और लोगों को रोजगार मिलने का नंबर लगा। ठीक है, तो इस संरचनात्मक मुद्रास्फीति थी। इसमें क्या होता है, देखो दोस्तों, एक तो अधिक मात्रा में मुद्रा जारी करने, अधिक मात्रा में कर दो या बहुत कम मात्रा में कर दो। ठीक है, ब्याज दरों को अधिक समय तक कम रखा जाता है। जब ब्याज दर कम होंगे तो लोग ज़्यादा लोन उठाएंगे, तो मुद्रा लोगों के पास ज़्यादा होगी। जब लोगों के पास ज़्यादा होगी तो मार्केट में खर्च करेंगे, जब मार्केट में मुद्रा ज़्यादा होगी तो चीज़ों की महंगाई बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अवमूल्यन हो जाएगा उसका। अतः अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह अधिक हो जाता है और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। ये दोनों काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा का प्रवाह है वो अधिक हो जाएगा और मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। संरचनात्मक असंतुलन उत्पन्न से होता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, संरचनात्मक मुद्रास्फीति बोल देते हैं। तो मेरे मित्र, मुद्रास्फीति का पहला पार्ट आज हमने कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में थोड़ा बहुत आया होगा। ठीक है दोस्तों, यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और आप हमारे साथ यदि ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हो तो फिर भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।